हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित प्लस एस्टेट 2025 जो आयोजित होने वाला है, उसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, अदर एग्जाम्स में जहाँ भी जीएस आते होंगे, यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ इसमें सभी पीवाईक्यू प्रश्न शामिल किए गए हैं। पीवाईक्यू प्रश्न है और जो एनसीईआरटी या एससीईआरटी में प्रश्न आए हैं वही प्रश्न इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसमें हम सोशल साइंस और करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस तो नहीं रहता है प्रीवियस ईयर पेपर का, फिर भी हम आप सभी लोगों को इसमें क्वेश्चंस दिखाएंगे जो 4 से 5 प्रश्न आते हैं। इसकी आप प्रकृति समझ सकेंगे और इसकी गहराई जान सकेंगे कैसे प्रश्न आते हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको करंट अफेयर कम पढ़ना पड़े, और कम पढ़ने से ही आपके 4 प्रश्न अगर सही हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपने इसको 15-15, 20-20 साल सभी लोग लगभग पढ़े रहते हैं। जो भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, राज्य व्यवस्था हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, जीव विज्ञान हुआ, रसायन विज्ञान हुआ, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर, इन सभी पर सभी लोग 10 साल 12 साल काम करके आए रहते हैं। और करंट अफेयर में सभी लोग सोचते हैं कि बस एक मैगजीन पढ़ के काम हो जाए, तो हो भी जाता है जहाँ कम प्रश्न आते हैं, लेकिन जहाँ 10 से 20 प्रश्न आएगा वहाँ तो आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा करंट अफेयर का भी, और रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सही कर पाएंगे। क्योंकि एक ही बार में चीज़ें तैयार नहीं होती हैं, बार बार पढ़ना पड़ता है, एक से अधिक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण वीडियो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे, और जितने भी बच्चे या बच्चियां हैं जो इस वीडियो को देखते हैं रेगुलर, वो सभी लोग को आशा करते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा। प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है ये सब हम बीच बीच में जिक्र करते रहते हैं, और एग्ज़ाम हॉल में कैसे किस अप्रोच से क्वेश्चन को टैकल करना है, कठिन प्रश्नों को कैसे करना है, आसान प्रश्नों पर कितना टाइम देना है, ये सब मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, किसी ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन। ऑप्शंस दिया गया है, घटेगा पहला ऑप्शन दिया गया है, अपरिवर्तित रहेगा दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बढ़ेगा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा अपरिवर्तित रहेगा। जैसे इसमें दिया है ठोस की एक आकृति है, मान लीजिए कोई ठोस हुआ हमारा, इस दूसरी आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन, इसको हम मान लीजिए गोला बना दिए इतना बड़ा, इसका जो आयतन है वो दोनों का लगभग बराबर होगा, जो आयतन होगा परिवर्तित नहीं होगा, तो घटने बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। ये प्रैक्टिकली आप लोग समझ सकते हैं या जान सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, फोटो वोल्टोइक सेल, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो डायोड, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा फोटो वोल्टोइक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए पूछा गया है, तो यहाँ फोटो वोल्टोइक सेल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। ये फिजिक्स का प्रश्न है, थोड़ा टफ प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, जो भी टफ प्रश्न रहते हैं जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आए, बस आपको चीज़ों को समझने की कोशिश करना है, क्योंकि आप पहले से पढ़े नहीं रहते हैं, तो आपको इसको भविष्य में जब थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसको अच्छे से
कवर कर लेना है पढ़ते समय। आपको याद ध्यान रखना है कि यहाँ इस लेवल तक प्रश्न पूछा जा सकता है थ्योरी पढ़ते समय। तो इस पीवाईक्यू सीरीज का यही इम्पोर्टेंस है जो एमसीक्यू में करवा रहा हूँ, कि जब आप थ्योरी पढ़ेंगे कहीं पर भी तो आप उसको अच्छे से कितना डेप्थ पढ़ना है या कितना सतही तरीके से पढ़ लेना है, कितनी गहराई से पढ़ना है, ये सब वहाँ आपको इसी भी एमसीक्यू के माध्यम से ही पता लग पाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान है। इस प्रश्न में क्रांतिक द्रव्यमान पूछा गया है। 1 किलोग्राम समतुल्य पहला ऑप्शन दिया गया है। श्रृंखलन अभिक्रिया है तो आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान दूसरा ऑप्शन दिया गया है। 10 की पावर 10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया। उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान पूछा गया यहाँ पर। तो यहाँ एक ऑप्शन दिया गया श्रृंखलन अभिक्रिया है तो आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। इस प्रश्न का राइट जवाब यही होगा। केमिस्ट्री से पूछा गया है। तो यह भी एक टफ श्रेणी में प्रश्न है, यह भी एक टफ प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। बीपीएससी पूछता ही पूछता है। बीपीएससी जो होता है आयोग है वह पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहता है। वो आसान वन लाइनर या वन वर्ड वाले प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि बीपीएससी अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करता है ना। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। जैसे ये प्रश्न ठीक ठाक है, ना बहुत कठिन है ना बहुत ही आसान है। तो इथेन पहला ऑप्शन दिया गया है, एथिलीन दूसरा ऑप्शन दिया गया है, मेथिलीन तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा एथिलीन। फलों को पकाने के लिए एथिलीन उपयोगी होता है। अब यह एक गैस है, यहाँ गैस पूछा भी गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है। ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या 0 यहाँ पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है आइसो ऑक्टेन, दूसरा ऑप्शन नियो ऑक्टेन, तीसरा ऑप्शन एन ऑक्टेन, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। पांचवा ऑप्शन यहाँ सही है। ऑक्टेन शून्य है, या इसका भी 0 नहीं होता, नियो ऑक्टेन का भी 0 नहीं होता, एन ऑक्टेन का भी 0 नहीं होता ऑक्टेन संख्या। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लीची का खाद्य भाग कौन सा है। ऑप्शन यहाँ दिया गया, पहला बीज चोल दिया गया है, दूसरा पुष्पासन दिया गया है, तीसरा बीजा आवरण दिया गया है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक दिया गया है, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया। तो लीची का खाद्य भाग बीज चोल होता है, बीज चोल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लीची आप सभी लोग खाए भी होंगे। आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। विसरण पहला ऑप्शन दिया गया है, वाष्पोत्सर्जन दूसरा ऑप्शन दिया गया है, प्रसरण तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा विसरण। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा जीनोम वॉकिंग नहीं, गुणसूत्र वॉकिंग नहीं, जीन मानचित्रण, यह राइट प्रश्न होगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है अच्छे से तो आप ऐसे ही प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। अंतरात्मा की आवाज़ ही आती है कि ये गलत है, यह भी गलत है, यह सही है।
प्रश्नों को करते समय, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, सेंसिटिव होकर प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। ऐसे नहीं बस हवा हवाई में पढ़ लिया, प्रश्न को लगा रहे हैं ऑप्शंस को, तो ऐसा नहीं होता है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें एक ही ऑप्शन सही है, तो यही इस प्रश्न का राइट जवाब होगा, जीन मैपिंग। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। पहला ऑप्शन अगुणित दिया है, दूसरा ऑप्शन द्विगुणित दिया है, तीसरा ऑप्शन त्रिगुणित दिया है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक दिया है, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका यहाँ डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट जवाब होगा द्विगुणित। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है, यहाँ द्विगुणित आपको भरना है, द्विगुणित। साइंस थोड़ा टफ पूछा गया है इस सेक्शंस में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? एनजीटी कभी कभी फुल फॉर्म भी आ जाता है इसका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाएगा। पहला ऑप्शन 2010 दिया है, दूसरा ऑप्शन 2011 दिया है, तीसरा ऑप्शन 2012 दिया है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक दिया है, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 2010। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की? पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत और सबसे पहले, उस शहर का नाम पूछा और भारत का ही शहर है। अगर आप लोग करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से टैकल कर लेंगे, लेकिन ये कभी भी पेपर में आ सकता है तो ये करंट अफेयर का सवाल, लेकिन ये सदाबहार सवाल है, कभी भी पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन कोच्चि दिया गया है, दूसरा ऑप्शन विशाखापट्टनम है, तीसरा ऑप्शन बेंगलुरु दिया है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक दिया है, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो परियोजना स्टार्ट हुई है कोलकाता में हुई है। पश्चिम बंगाल का शहर है और हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के नीचे। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला? जीआई टैग पूछा है। पहला प्रश्न मगही पान, दूसरा बासमती चावल, तीसरा ऑप्शन दिया है चंदेरी साड़ी, चौथा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में निम्नलिखित में से किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया? तो मगही पान यहाँ राइट प्रश्न होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? पहला ऑप्शन दिया गया दरभंगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया पश्चिमी चंपारण, तीसरा दिया मधुबनी, चौथा दिया गया उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दरभंगा हो जाएगा। यह भी करंट अफेयर से संबंधित है, लेकिन कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सदाबहार प्रश्न, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक कोट वाला प्रश्न आ गया है। सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में 4 ऑप्शंस दिए, 4 शब्द दिए गए हैं, सूची 2 में भी उसका मैचिंग कराने के लिए दिया गया है। तो पहला 4 लिखा है, बी लिखा है कंकर, सी लिखा है कयार, डी लिखा है मॉड।
इस साइड सूची 2 में लिखा है, पहला पंजाब का मैदान, दूसरा डेल्टा का मैदान, सी बांगर लिखा है, डी चौथा तटीय मैदान लिखा है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है इसमें हमें, राइट ऑप्शन। तो कौन सा कोड सही है, तो इसको पहले मैच कराएंगे हम। कयाल, जैसे 4 अगर आपको नहीं पता है 4 कहाँ पे होता है, कंकर, कंकर को आप बांगर से समझ सकते हैं। कयाल, कयाल नदी वो समुद्र के किनारे या तटीय मैदान में बनता है, इसको तटीय मैदान आप समझ सकते हैं। मांड, मांड जो होता है पंजाब का मैदान, जो उसे मांड बोला जाता है। तो पहला हो गया यहाँ पर। तो 4 यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करेगा, डेल्टा से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे पहले का ए का दूसरा, ए का दूसरा यहाँ है, फिर बी का दिया है तीसरा, यहाँ दिया गया है बी का तीसरा, फिर सी का चौथा, सी का चौथा ठीक है, फिर डी का पहला, डी का पहला यहाँ दिया है। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगर आपको इसमें 1 या 2 ही पता है तब भी आप इसको सही कर ले जाते हैं। कोट वाले प्रश्न आसान होते हैं ये। अगर इसमें आपको 1-2 जानकारी है तो आप बहुत आसानी इसको करेक्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती? उत्तर दिशा से नहीं मिलती। पहला ऑप्शन सुबनसिरी दिया गया है, दूसरा ऑप्शन बेलसिरी दिया है, तीसरा ऑप्शन मानस दिया गया है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक दिया गया है, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा, इसमें नहीं मिलती है, उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। सभी नदियां जो हैं उत्तर दिशा से मिलती हैं, तीनों ये मिलती हैं। नहीं पूछा है, निगेटिव, निगेटिव के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर बहती है, ये सब वहीं की नदियां दिया गया है इसमें। लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश दिया गया है, तीसरा ऑप्शन सिक्किम दिया गया है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लिखा पानी हिमनद, तो लिखा पानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में, लिखा पानी हिमनद ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश। और सिक्किम में एक महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं जेमू ग्लेशियर। या इसी को हिमनद भी बोला जाता है, ग्लेशियर को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में लिखा गया है मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? यह प्रश्न एक बार और आ चुका है पेपर किसी सेट में, मगध एवं अंग का मैदान। तो इसको हम वहाँ पर बहुत डिटेल से समझाएं आप सभी लोगों को, उस वीडियो में आप सभी लोग जाके देख सकते हैं, 2-3 वीडियो पहले का ही है। तो ऊपरी गंगा का मैदान पहला ऑप्शन दिया गया है, मध्य गंगा का मैदान दूसरा ऑप्शन दिया गया है, निम्न गंगा का मैदान तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मगध एवं अंग, निम्न गंगा का मैदान। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र ऊपरी गंगा के मैदान में आते हैं। सॉरी, इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मध्य गंगा मैदान। जो बिहार वाला क्षेत्र है वो मध्य गंगा मैदान के अंतर्गत आता है। ये पश्चिम बंगाल जो है, मोटी माटा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, निम्न गंगा में आता है। ऐसे आप मोटी माटा समझ सकते हैं, तब भी आप इसको प्रश्न को कर ले जाएंगे इतनी जानकारी से। मगध और अंग आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है।
ये बिहार में है। अब आप इसको लिंक कर पाएंगे बहुत आसानी से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? नहीं दिखा है, इसको गोला कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया गया है जोग शरावती, दूसरा ऑप्शन कपिलधारा कावेरी, तीसरा ऑप्शन धुआंधार गोदावरी, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। जोग शरावती ये कर्नाटक में है। कपिलधारा कावेरी ये गलत है। धुआंधार गोदावरी यह भी गलत है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है। इसमें दो सुमेलित नहीं है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक राइट जवाब हो। चौथा ऑप्शन यहाँ सही है, इसी को आपको गोला भर देना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। OMR शीट में बेहतरीन प्रश्न है, आप सभी को पता होगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में, ये क्रम आपको याद रखना है, व्यवस्थित कीजिए। काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, विशाखापट्टनम। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला दिया गया है ऑप्शन 1 2 3 4, दूसरा है 4 1 2 3, तीसरा ऑप्शन 1 3 2 4, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर से दक्षिण, तो सबसे दक्षिण में आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप सभी लोगों को नागीपट्टनम मिलेगा सबसे दक्षिण में, जो क्रम दिया गया दक्षिणतम, विशाखापट्टनम उत्तरतम। अगर आपको ये दो चीज़ें पता हैं, इसमें मछलीपट्टनम काकीनाडा का लोकेशंस नहीं पता है, तब भी आप इसको कर पाएंगे। 4 3 देखिए कहाँ पर दिया गया है, 4 सबसे उत्तरतम है, ये सबसे दक्षिणतम है, ऐसे आप टिक कर देंगे आराम से। इसको आपको लोकेशन बना के दिखा देते हैं। विशाखापट्टनम आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ काकीनाडा, फिर मछलीपट्टनम, फिर विशाखापट्टनम एक हो गया, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, चौथा आप देख सकते हैं नागीपट्टनम। इसी पूर्वी तट पर स्थित है ये बंदरगाह। इधर पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट, एक पूर्वी तट। भारत का जब लोकेशन देखेंगे उत्तर से दक्षिण, तो यही क्रम होगा ना इसका। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ से नॉर्थ और साउथ पूछा गया है, उत्तर दक्षिण। समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? 1954 में भारत बांग्लादेश पहला ऑप्शन दिया गया है, भारत श्रीलंका दूसरा ऑप्शन दिया गया है, भारत और नेपाल तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा भारत और नेपाल। कोसी, कोसी नदी बिहार, आपका ये बिहार स्टेट हो गया। पश्चिम बंगाल वाला एरिया हो गया, बिहार यहाँ है, तो कोसी नदी यहाँ बहती है, तो नेपाल भी इस एरिया में पड़ता है। तो भारत और नेपाल के बीच ही यह जल विद्युत परियोजना समझौता किया गया है।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? आर्द्र दक्षिण पूर्व पहला ऑप्शन दिया गया है। उपाद्र संक्रमण कालीन दूसरा ऑप्शन दिया गया है। उपाद्र महाद्वीपीय तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा दिया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपाद्र संक्रमण कालीन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज सिद्धांत को गृहीत किया हुआ था? कानपुर अधिवेशन 1925 पहला ऑप्शन दिया गया है। लाहौर अधिवेशन 1929 दूसरा ऑप्शन दिया गया है। कराची अधिवेशन 1931 तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा लाहौर अधिवेशन 1929। पूर्ण स्वराज की घोषणा यहीं पर किया गया था, लाहौर अधिवेशन 1929। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन दिया गया सिख धर्म को परिष्कृत करना। दूसरा ऑप्शन पंजाब में राजनीतिक शक्तियां प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन कृषक आंदोलन का संगठन। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक। पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सिख धर्म को परिष्कृत करना। कूका आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह में किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन पहला बी.डी. सावरकर, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा बिपिन चंद्र पाल, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा बी.डी. सावरकर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? बिहार और बंगाल पहला ऑप्शन दिया गया है। मद्रास प्रेसिडेंसी दूसरा ऑप्शन दिया गया है। पंजाब प्रांत तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा है। उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा बिहार और बंगाल प्रेसिडेंसी। पहला ऑप्शन सही है। मद्रास पंजाब ये दोनों गलत हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बंगाल और बिहार में अंग्रेजों का आधिपत्य पहले हुआ था, तो संगठित असहयोग आंदोलन भी वहाँ पहले होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इस प्रश्न में बोला गया है वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? पहला ऑप्शन रक्षा दिया गया है। दूसरा ऑप्शन गृह दिया गया है। तीसरा ऑप्शन खाद्य एवं कृषि दिया गया है। चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से एक से अधिक दिया गया है। पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये सब चीजें आपको याद रखना है। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां की कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। ब्रज किशोर प्रसाद पहला ऑप्शन है। राजकुमार शुक्ल दूसरा ऑप्शन है। खुशराम गणेश तीसरा ऑप्शन दिया गया। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा। उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? पहला ऑप्शन 22 दिसंबर 1939 दिया गया है। 17 अक्टूबर 1939 दूसरा ऑप्शन दिया गया है। 22 दिसंबर 1940 तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया? नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला ऑप्शन दिया गया है, मौलाना अब्दुल बारी दूसरा ऑप्शन है, महात्मा गांधी तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा मौलाना अब्दुल बारी। सॉरी, इस प्रश्न का राइट जवाब महात्मा गांधी हो जाएगा। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ शिलान्यास पूछा है ना, महात्मा गांधी इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, जीएस का जो सेक्शंस है, लगभग आज हमने 32 प्रश्नों को शामिल किया है इसमें। जीएस के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। जीएस, अब आगे हम सभी लोग करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे और उसकी गहराई समझेंगे और कम से कम पढ़ना पड़े आपको करंट अफेयर, इसके विषय में भी आपको बताएंगे कैसे थोड़ा शॉर्टकट करके आप चीज़ों को कम पढ़ के करंट अफेयर सही कर सकते हैं। जहाँ 4-5 प्रश्न आता है वहीं पर भी, जहाँ 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं वहीं पर अप्लाई होगा। जहाँ 20 से 25 प्रश्न आते हैं या 10 से 15 आते हैं वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में बोला गया है, देख लेते हैं। इसको आपको याद नहीं करना है, बस आपको समझना है कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है और किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, किन पर याद नहीं करना है। याद नहीं करना है आपको इसे, क्योंकि ये अप्रासंगिक हो जाते हैं ना एक एग्जाम के बाद। बस प्रश्नों की प्रकृति और स्टडी के लिए, एनालिसिस करने के लिए सही होता है, इसीलिए आपको हम करवा रहे हैं। ये किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके इसलिए करवा रहे हैं, नहीं तो लोग कहते हैं अपने से देख लीजिए। आइए देखते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ हुई थी? तो पर्यटन कार्य समूह G20 का आयोजन भारत में हुआ था, इसलिए यह प्रश्न प्रासंगिक हो जाता है पूछना। और इसमें एक ट्विस्ट है, तीसरी बैठक कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन यहाँ पटना बिहार दिया गया, श्रीनगर जम्मू कश्मीर दिया गया है, रामनगर उत्तराखंड दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर 2019 में एक अलग से स्टेट बना, यूटी बना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है, यहाँ विधानसभा भी है, एक जम्मू मंडल एक कश्मीर मंडल है, तो वहाँ पर बैठक करवाया गया। स्वाभाविक है कि ये प्रश्न पेपर में बनता, क्योंकि हर दृष्टिकोण से बहुत अच्छा प्रश्न था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उपन्यास, यह भी बहुत हाईलाइट प्रश्न था उस समय, टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अब जब भी बुकर पुरस्कार आप पढ़ें तो अवश्य याद रखें, क्योंकि कभी भी पेपर में मिल सकता है। जब बीपीएससी पूछ रहा था तो छोटे मोटे एग्जाम में आएंगे। 2022 किसने जीता? 2022 वाला पूछ लिया, 2024 में 2 साल पहले पूछ लिया, तो जिसको दिमाग में याद होगा, जो 2 साल से तैयारी कर रहा होगा वो तो कर ही ले जाएगा। यहाँ पर गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल पहला ऑप्शन दिया गया है, डेविड डियोप और अन्ना मोस्कोविस दूसरा ऑप्शन दिया गया है, मैरिलिन बूथ और जोखा अलर्थी तीसरा ऑप्शन दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। उस समय का बहुत फेमस प्रश्न था, इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। ये इंग्लिश वर्जन को मिला था, गीतांजलि श्री इसका हिंदी वर्जन लिखी थी। बस खांसी आ रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए गला थोड़ा बैठा बैठा लग रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? अब देखिए करंट अफेयर, अब जब भी आप राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप पढ़ेंगे तो आपको याद कर लेना है कि इससे प्रश्न बन सकता है। इसमें रजत पदक पूछ लिया है, कभी गोल्ड कोई जीतेगा तब तो प्रश्न बनना स्वाभाविक हो जाएगा। लीजर तोमर, निर्जला, पुष्पा यादव, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
इस प्रश्न का राइट जवाब होगा लीजा तोमर। आपको याद नहीं करना, बस आपको एनालिसिस करना है इसका। और जब भी आपको एक प्रश्न एक कहीं पर दिखे न्यू, आपको याद कर लेना है। राष्ट्रीय अंडर-17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप, नया वाला। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि पूछा गया है इसमें। मोहम्मद बिन सलमान, अब्दुल फतेह अल सीसी, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब गणतंत्र दिवस होता है तो किसी न किसी को इनवाइट किया जाता है, तो आप लोग नज़र बनाए रखिए हमेशा कौन आता है। ये प्रश्न पूछता है बहुत ज़्यादा, तो इसमें इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा अब्दुल फतेह अल सीसी। इस प्रश्न के राइट जवाब ही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज के प्रश्नों की संख्या यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। ये जो हम प्रश्नों की संख्या बताए हैं, ये पहला प्रश्न हुआ, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 प्रश्न हैं जो करंट अफेयर के आए हैं पेपर में। तो आप सभी लोगों को ये 4 प्रश्नों को देख लेना है और फिर ऐसे ही प्रश्न जो पेपर में बन सकते हैं, जो अगर नया कहीं पर, अब जैसे 74वां पूछा था, 75वां आप याद कर लीजिए। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इसको कराने से आपकी करंट अफेयर में रुचि भी बढ़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पर सोचेंगे कि हमें नहीं आता है, फिर जाकर पढ़ेंगे भी, किसी मैगजीन से पढ़ेंगे या कहीं से पढ़ेंगे, किसी टीचर से पढ़ेंगे। तो आप सभी को करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न आ रहा है। अगर आप इसमें 3 प्रश्न सही कर ले गए तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। एक प्रश्न सही करने का मतलब होता है लगभग आप 1000 बच्चों से आगे निकल गए। समझ रहे हैं बात? जहाँ पे 4 से 5 लाख फॉर्म पड़े हैं। तो इसलिए आप सभी लोग पढ़िए इसको। और हाँ, जो प्रीवियस हमने क्लासेस करवा दी हैं इसी चैनल पर, उसको भी आप सभी लोग देखिए, क्योंकि उसमें हम बीपीएससी के जो प्रश्न थे मैक्सिमम करवा दिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे, और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के प्रश्न हैं उसको भी करवाया है। एससीईआरटी और एनसीईआरटी के प्रश्नों को भी हमने इसमें करवाया है। आप सभी लोग इसे देखिए। और जितने भी बच्चे टीआरई 4 या स्टेट देना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही संजीवनी का काम करेगा। इसके साथ साथ आपको एक काम और कर लेना है कि आपको जहाँ पे आपको थ्योरी में प्रॉब्लम हो रही हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, जहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट सही से नहीं बन पा रहा हो, उसको आपको अपने से थ्योरी किसी बुक से पढ़ लेना है या किसी नोट से पढ़ लेना है थ्योरी की क्लासेस को। इससे आपको और बेहतरीन चीज़ें तैयार होंगी। एक ही दिन में नहीं तैयार होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा कि आपको चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी। इसलिए पढ़ने से आपको भागना नहीं है, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना है। पिछले वीडियो में जितने भी बच्चे हों या फिर जितने भी गर्ल्स बच्चियां हों, सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और पिछले वीडियो देखने के लिए जितना आप लोगों ने प्यार दिया है उसके लिए हम आपसे दिल से आभारी हैं और आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आशा करते हैं आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। जैसे कोई रैंक 1 लाएगा, कोई रैंक 2 लाएगा, कोई 3 रैंक लाएगा, कोई 4 रैंक लाएगा, कोई 5 रैंक लाएगा। तो आप लोग हमेशा टॉप पे रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी आप इस पर रहने की कोशिश करेंगे तो आप नीचे कहीं ना कहीं आपका एक स्थान होगा। पहले से आप टॉप पर नहीं सोचेंगे तो फिर आप पढ़ाई भी कम करेंगे, हो सकता है आप कट ऑफ से ही बाहर हो जाएं। ऐसा होता ही होता है। तो आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना है। और हाँ, इधर जो हमने प्रश्नों को करवाया है करंट अफेयर्स का, तो आप सभी को पता ही लग गया होगा। अब जैसे नेशनल कॉलेज बिहार विद्यापीठ यहाँ लिखा गया है, जीएस का प्रश्न ये किसी भी एग्जाम में आएगा। और कभी पूछ लेगा इसकी स्थापना शिलान्यास किसने किया था, तो इस यही पूछ लेगा
महात्मा गांधी ने किसका शिलान्यास किया था? ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा। नेशनल कॉलेज बिहार विद्यापीठ, और 2-3 नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय दे देगा, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दे देगा। ऐसे ऐसे करके 4-5 विद्यालय के नाम दे देंगे, या भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद दे दे तो लखनऊ दे देगा, तो फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम दे देगा, पूछ लेगा। तो उल्टा सीधा आप सभी को देखना है, क्रम चाहे जैसा हो, आपको सोचना नहीं है कि ये पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, बस आपको पढ़ना है और अच्छे से सुनना है, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। हम हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के दौरान। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।